Hello students, welcome to the online platform of Akbar Classes. Today we are going to read about a new chapter that is the first chapter of biology class 10, that is life process. इस लॉकडाउन के दौरान जो कि आपका स्टार्ट हो जाना चाहिए था चैप्टर अब तक हो नहीं सका, बट स्टिल we will try to keep ourselves on track with the online platform of our classes. So आपने अब तक एक बार ज़रा सा रिमाइंड कीजिए कि मेजरली जब आप बायोलॉजी के बारे में बात करते हैं, प्रीवियस ईयर के मैं आपको कहूँ कि याद करो कि आपने क्लास 7 में क्या पढ़ा था, 8 में क्या पढ़ा था, 9th में क्या पढ़ा था, या फिर जनरली बायोलॉजी की बात आती है तो यूजुअली आपको यही याद आता है कि हाँ हमने डाइजेशन पढ़ा था, एस्पिरेशन पढ़ा था। यूजुअली जो ह्यूमन फिजियोलॉजी से रिलेटेड चीज़ें हैं वो आपको ध्यान में आती हैं। तो इसी को ट्रेडिशन को कंटिन्यू रखते हुए क्लास 10th में जो हमारा पहला चैप्टर है ह्यूमन फिजियोलॉजी से रिलेटेड है। आप कैसे खाना खा रहे हैं, कैसे सांस ले रहे हैं और ये चीज़ें कैसे अफेक्ट कर रही हैं आपको, जिंदा रखने में कैसे मदद कर रही है आपको, दैट वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस टॉपिक दैट इज कॉल्ड लाइफ प्रोसेस। ठीक है, हम लाइफ प्रोसेस का आएंगे, इसका डेफिनेशन भी देखेंगे, सारी चीज़ें देखेंगे, लेकिन पहले हम लोग एक टर्म के बारे में ज़रा सा सोचते हैं। जस्ट थिंक अबाउट a word that I'm going to write on the board right now. That is living. क्लास 3 से आप पढ़ते आ रहे हैं कि लिविंग क्या है, नॉन लिविंग क्या है। एंड if I ever ask you to write the difference between living and non living, आप चार्ट बनाइएगा, लिविंग मूव कर सकता है, नॉन लिविंग नहीं मूव कर सकता। जो आपने पढ़ा था क्लास 3-4 क्लास में, वो डेफिनेशन अब तक स्टक किया हुआ है आप में कि यही डेफिनेशन है, ठीक है। लेकिन जब हम यूजुअल डेफिनेशंस को देखते हैं और जो हमने जूनियर क्लासेस में जो चीज़ें पढ़ी हैं कि एक लिविंग क्या है, एक नॉन लिविंग क्या है, कुछ उसका इश्यूज हैं। आप जब मैं आपको याद करने बोलूँ, आप कहेंगे कि लिविंग मूव कर सकता है, तो मूव तो एक प्लांट को भी आप पॉट में लगा दीजिए, यहाँ से वहाँ आ गया, ट्रक में डाल दीजिए, कानपुर से लेके किशनगंज आ जाएगा, तो प्लांट भी तो मूव किया। इसका मतलब क्या वो लिविंग है? नहीं। तो इस लेवल पे आपको आकर हमें सोचने का तरीका थोड़ा बदलना पड़ेगा। लाइक वी कांट गो विद द फॉर्मल डेफिनेशंस, फॉर्मल डिफरेंसेस ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग। तो इसीलिए मैं अब जो हम फीचर्स ऑफ लिविंग के बारे में बात करेंगे यहाँ पे एट दिस लेवल, तो आप वो जो बेसिक चीज़ें आपने पहले पढ़ी हैं उसके बारे में हम ज़्यादा अब नहीं सोचेंगे। अब मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे फीचर्स ऑफ लिविंग, ठीक है। तो जो चीज़ें आपने पहले पढ़ी, जो चीज़ें हमने भी बात की, वो फीचर ऑफ लिविंग में आप ऐड करते जाइएगा, चार्ट बनाइएगा, इस साइड 10, उस साइड 10, ठीक है। बट दिस इज़ नॉट गोइंग टू वर्क, और उस कॉन्टेक्स्ट में वर्क करने वाला नहीं है जिस कॉन्टेक्स्ट में हम ये चैप्टर पढ़ने वाले हैं। तो हमें किस तरह से सोचना पड़ेगा? तो इससे पहले कि हम किस तरह से सोचना पड़ेगा, मैं एक फीचर के आगे एक वर्ड ऐड करूँगा जिसको हम लोग कहेंगे डिफाइनिंग फीचर। डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग्स, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि एक ऐसा पार्टिकुलर फीचर जो सिर्फ लिविंग में ही होता है, नॉन लिविंग में नहीं पाया जाता। ठीक है, बात समझ में आ रही है? एक ऐसा फीचर जो सिर्फ एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में होता है, नॉन लिविंग में नहीं पाया जाता, उसको हम लोग क्या कहते हैं? डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग्स। ठीक, अब आपको मैं 1 मिनट का टाइम दे सकता हूँ कि आप सोचिए ज़रा सा, क्या ऐसी चीज़ें हैं, व्हाट आर द दोज पर्टिकुलर फीचर्स दैट आर फाउंड स्पेशली इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। आप सोचिए, जैसे कि हम बात करें, एक छोटा एग्जांपल लेते हैं, चलिए कि ग्रो करने का है। क्या लिविंग ग्रो करते हैं, नॉन लिविंग ग्रो नहीं करते हैं? क्या लिविंग ग्रोथ एक डिफाइनिंग फीचर हो सकता है या नहीं हो सकता एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का? जस्ट थिंक अबाउट इट। तो डिफाइनिंग फीचर के बारे में क्या समझ रहे हैं कि ऐसा फीचर जो पर्टिकुलरली एक लिविंग में ही हो, नॉन लिविंग में ना हो, ठीक है। एक मैंने वर्ड बोला ग्रोथ, जस्ट थिंक अबाउट इट। ग्रोथ हाँ एनिमल्स में होता है, प्लांट्स में होता है, ठीक है। क्या नॉन लिविंग में होता है? अगर मैं आपको कहूँ कि हाँ एक नॉन लिविंग का एग्जाम्पल है जो होता है, जैसे अगर आपको पता हो माउंट एवरेस्ट की जो हाइट है हमेशा से ये नहीं रही है, पहले कम थी, फिर धीरे धीरे फोल्डिंग आता गया है, जो फोल्डिंग माउंटेन्स होते हैं। तो वक्त के साथ माउंट एवरेस्ट की हाइट बढ़ी है, हो सकता है बाद में भी बढ़े, ठीक। एक रिवर है, एक ओशन है, लेक है, इसका एरिया कई बार बढ़ जाता है,
तो ग्रोथ हो रहा है उसके एरिया में, ग्रोथ हो रहा है, ये वर्ड ग्रोथ हो रहा है। ग्रोथ तो ह्यूमन्स में भी हो रहा है, प्लांट्स में भी हो रहा है, ठीक है, एनिमल्स में भी हो रहा है, एक लिविंग में भी हो रहा है, एक नॉन लिविंग में भी हो रहा है। तो जब हम डिफाइनिंग फीचर के बारे में बात करेंगे तो क्या हम ग्रोथ को कंसिडर कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि अभी मैंने ये कहा कि डिफाइनिंग फीचर हम उसी को कहेंगे जो पर्टिकुलरली क्या होगा, लिविंग में होगा, नॉन लिविंग में नहीं होगा, ठीक है। तो अब मैं आपको कुछ थोड़ा सा टाइम दे रहा हूँ कि आप सोचिए ज़रा सा कि व्हाट कुड बी द डिफाइनिंग फीचर्स ऑफ ए लिविंग ऑर्गेनिज्म। आप कॉपी कलम आप साथ में रखे होंगे, आई होप, मतलब इतने ज़्यादा लेज़ी तो नहीं होंगे कि ये भी याद दिलाना पड़ेगी, कॉपी कलम लेके बैठा कीजिए, ठीक है। तो जस्ट ट्राई टू राइट इट कि आपके दिमाग में क्या आ रहा है, जहन में, ठीक है। मैं आपको 40-45 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ, उसके बाद मैं आपको कहूँगा कि ये चीज़ें हैं, फिर देखिए आप कितनी बातें आप लिख सके हैं, या हो सकता है कि मैं आपने वो चीज़ लिखी हो मैं ना बताया हूँ, तो आप कमेंट सेक्शन में वो लिख सकते हैं जो मैंने ना बताई और आपने लिखी थी, सो वी कैन डिस्कस इट देयर, ओके, जस्ट राइट इट डाउन। चलिए, ज़्यादा देर आपका स्क्रीन खाली रख के आपका डाटा मैं वेस्ट नहीं करना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो मैं फिर आ गया डिफाइनिंग फीचर्स के बारे में बात करने के लिए, ठीक है। मैं कुछ वर्ड्स लिख रहा हूँ और जस्ट गिव इट ए थॉट, ठीक है। ये लाइक कोई डिवाइन बुक का कोई वो नहीं है कि जो मैं लिख दूंगा वही सही है, बस आप सोचिए क्या ऐसा सच में ये डिफाइनिंग फीचर, कुड इट बी द डिफाइनिंग फीचर ऑफ ए लिविंग ऑर्गेनिज्म, ओके। सबसे पहला मैं लिख रहा हूँ रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन। ये हमने माउंट एवरेस्ट के ग्रोथ के बारे में बात की, ठीक है। इफ अगर मैं माउंट एवरेस्ट को ये कहूँ कि माउंट एवरेस्ट का 100 साल में, 200 साल में माउंट एवरेस्ट के 2 बच्चे हो जाएंगे, एक माउंट एवरेस्ट जूनियर 1, माउंट एवरेस्ट जूनियर 2, तो क्या पॉसिबल है? या फिर पैसिफिक ओशन है, पैसिफिक ओशन के 4 बच्चे हो जाएंगे, फिर पैसिफिक ओशन के एरिया को लेके झगड़ेंगे कि नहीं ये मेरा है, ये मेरा है, विरासत किसको मिलेगी? ऐसा मुमकिन है? ऐसा मुमकिन नहीं है। लेकिन हाँ, ये ज़रूर मुमकिन है कि आपके दादा की जो प्रॉपर्टी थी उसके लिए उसके 4 बच्चे हुए और उसमें झगड़ा हुआ कि ये मुझे मिलना चाहिए और ये मुझे मिलना चाहिए, ठीक है। मतलब आपके दादा ने क्या हुआ, ने नए ऑर्गेनिजम्स जनरेट किए, ठीक है, जो ऑलमोस्ट उन्हीं के तरह हैं। मतलब ह्यूमंस हैं तो ह्यूमंस होंगे, और एनिमल्स हैं, इंसेक्ट्स हैं तो इंसेक्ट्स होंगे। तो एक ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टी होती है ऑर्गेनिजम्स की, जो एक ऑर्गेनिज्म अपने तरह के ऑर्गेनिजम्स को प्रोड्यूस करता है, ऑलमोस्ट अपने तरह के, ठीक है। ऑलमोस्ट क्यों कह रहे हैं, ये बाद में जब हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि ऑलमोस्ट अपने तरह के ही होते हैं, एग्जैक्ट अपनी तरह के नहीं होते। तब तो फिर एग्जैक्ट भी होते हैं लेकिन वो दूसरे केसेस में होते हैं, कुछ जगह होते हैं कुछ जगह नहीं होते हैं। इवन जब एग्जैक्ट कॉपीज़ भी होते हैं तब भी उसमें कुछ चेंजेस आते हैं, ठीक है। तो जो मैं वर्ड्स बोल रहा हूँ उस पर ज़रा ध्यान दीजिए कि रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑलमोस्ट अपने तरह के सिमिलर काइंड ऑफ ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस करता है, और ये प्रॉपर्टी सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म में होती है, ठीक है। दूसरा एक मैं टर्म लिखूंगा जिसको हम कहेंगे सेल्फ कॉन्शियसनेस, ठीक है। सेल्फ कॉन्शियसनेस, सेल्फ कॉन्शियसनेस एक ऐसी चीज़ है जो एक ऑर्गेनिजम्स को ये बताता है कि उसके इंटरनल इन्वायरमेंट में क्या हो रहा है, ठीक है। हमें पता चल रहा है कि हमारी बॉडी के डिमांड्स क्या है और हमें क्या चाहिए। जैसे कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उसे पता है कि उसके भूख कब लगी है, व्हेन डज इट रिक्वायर्ड फूड।
टू परफॉर्म इट्स एक्टिविटीज़। एनर्जी कब चाहिए, लेकिन एक नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म को, एक टेबल जो आपका क्लास है या आपका जो फ़ोन है, इसको भी पता चलता है हाँ कि चार्ज कब चाहिए। तो आई मीन दिस इज़ वेरी डिफरेंट थिंग। आपका क्लास का टेबल है, बेंच है, इसको पता नहीं है कि इसको खाना कब चाहिए, इसको खाने की ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है, लेकिन ये इसको एहसास भी नहीं है कि इसको खाना चाहिए। लेकिन एक लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है, इट नोज अबाउट इट सेल्फ, इसे पता है कि इसके बॉडी के अंदर क्या चल रहा है। तो एक जो सेल्फ कॉन्शियसनेस है वो एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी होती है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की। दो बातें हमने की, पहली बात रिप्रोडक्शन, दूसरा सेल्फ कॉन्शियसनेस। तीसरी बात क्या हो सकती है, सोचिए ज़रा सा, रिप्रोडक्शन, सेल्फ कॉन्शियसनेस, सोचिए। और इस बारे में भी सोचिए कि ये आपके की जो मैं बातें कर रहा हूँ ये आपको सही लग रही है या नहीं। इफ़ यू वांट टू डिफर विद मी, आप अपनी बात रखना चाहते हैं, यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन। चलिए अब एक दो बातें जल्दी से करते हैं। एक मेटाबॉलिज्म है, आप सोएं, आराम करें, रोज़ा रखकर पूरे दिन सोते रहें, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। आपके बॉडी का जो इंटरनल प्रोसेस है वो काम करता रहेगा, इंटरनल प्रोसेस काम करता हुआ रहेगा। यहाँ पे मुझे एक बात मैं बताना चाहूँगा आपको, एक टर्म यहाँ पे आएगा, मेटाबॉलिज्म क्यों ज़रूरी है। मेटाबॉलिज्म क्यों ज़रूरी है, कि ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि जब हम सोएं तो हमारा बॉडी का हर वर्क काम करना बंद कर दें, तब ठीक है एनर्जी सेव हो जाएगी। फिर ऐसा क्यों होता है कि मेटाबॉलिज्म होना ज़रूरी है। तो इस क्यों का जवाब जानने के लिए हमें एक वर्ड समझना पड़ेगा जिसको हम कहेंगे होम्योस्टेसिस। आप नोट कर लीजिए इसको, होम्योस्टेसिस, ठीक है। जरा समझते हैं कि होम्योस्टेसिस क्या है। होम्योस्टेसिस क्या है, ठीक है। होम्योस्टेसिस इज द प्रोसेस ऑफ मेंटेनिंग अ कांस्टेंट इंटरनल कंडीशन ऑफ ए बॉडी। होम्योस्टेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसके जरिए एक ऑर्गेनिज्म, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने अंदर के जो इन्वायरमेंट है, अपना इंटरनल इन्वायरमेंट है, उसको कांस्टेंट या इक्विलिब्रियम में रखने की कोशिश करता है। ऐसा क्यों है कि इक्विलिब्रियम में रखने की कोशिश करनी चाहिए, ये क्यों ज़रूरी है कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म होम्योस्टेसिस मेंटेन करे, ठीक है। ज़रा फिर वापस जाते हैं, हमने कहा कि डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज़ हैं, कुछ फीचर्स हैं, उसमें एक मेटाबॉलिज्म है। मेटाबॉलिज्म क्यों ज़रूरी है, ताकि होम्योस्टेसिस बरकरार रहे। होम्योस्टेसिस वो प्रॉपर्टी जिससे एक लिविंग ऑर्गेनिज्म अपना इंटरनल इक्विलिब्रियम को मेंटेन रखता है, ठीक है। ये क्यों ज़रूरी है, इसके लिए हालांकि अगर मैं आपको ये ना भी बताऊं कि क्यों ज़रूरी है तो इट विल नॉट अफेक्ट एनीथिंग, बट स्टिल आई वांट टू टॉक अबाउट इट। अभी मुझे आज़ादी है कि मैं कुछ भी बात करूँ, आप वैसे भी सामने नहीं है तो ठीक है। तो होम्योस्टेसिस क्यों ज़रूरी, इंटरनल कांस्टेंट इक्विलिब्रियम मेंटेन करना क्यों ज़रूरी है, ठीक है। आपने लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का पढ़ा होगा, शायद नहीं पढ़ा हो तो मैं बताता हूँ कि थर्मोडायनेमिक्स के कुछ फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों में अलग अलग जगह पे आते हैं थर्मोडायनेमिक्स के लॉ। इसमें सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये कहता है कि एक क्लोज सिस्टम है, एक आइसोलेटेड सिस्टम है, मतलब एक ऐसा सिस्टम जिसका बाहरी एक्सटर्नल कंडीशन से, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में से किसी तरह का कांटेक्ट नहीं है, मतलब एनर्जी या मैटर का ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है। एग्जाम्पल समझते हैं, मेरी बॉडी है, ठीक है, आपकी बॉडी, हमारे आसपास सराउंडिंग इन्वायरमेंट, ठीक है। अगर मैं या मेरी बॉडी बाहर से किसी तरह की एनर्जी या मेटर ना ले तो मैं अपनी बॉडी को एक आइसोलेटेड सिस्टम कह सकता हूँ, ठीक है। तो ये बात मैं क्यों कर रहा हूँ, होम्योस्टेसिस को समझने के लिए, और ये क्यों ज़रूरी है इसको समझने के लिए। तो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये कहता है कि एक आइसोलेटेड सिस्टम हमेशा रैंडमनेस की तरफ बढ़ता है। रैंडमनेस का मतलब कि चीज़ें डिसइंटीग्रेट होती हैं, जिसको हम लोग केमिस्ट्री के टर्म में इंट्रॉपी कहते हैं। मतलब है कि टूट के बिखर जाएंगी चीज़ें अनऑर्गेनाइज्ड हो जाएंगी वक्त के साथ एक क्लोज सिस्टम में, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कि हमारे बॉडी के अंदर बायोमॉलिक्यूल्स हैं, वो क्या हो जाएंगे, टूट के अलग हो जाएंगे, साथ में बंध के नहीं रहेंगे,
इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। कब? जब हमारा बॉडी एक आइसोलेटेड सिस्टम होगा। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स यही कहता है कि ओवर टाइम एक आइसोलेटेड सिस्टम रेंडमनेस की तरफ बढ़ता है, इंट्रोपी उसकी बढ़ती है, मतलब चीज़ें अनऑर्गेनाइज्ड हो जाने वाली हैं। ठीक है, तो लेकिन अगर अनऑर्गेनाइजेशन आता है हमारी बॉडी में, रेंडमनेस आता है, तो इससे रिजल्ट क्या हो सकता है? बायोमॉलिक्यूल्स टूटने लगेंगे, बॉन्ड्स टूटने लगेंगे, डीएनए क्रोमोसोम सब डिसइंटीग्रेट हो जाएगा। तो क्या होगा? यू विल नॉट सर्वाइव, यू विल नॉट बी एबल टू कीप योर सेल्फ अलाइव। ठीक, बात समझ में आ रही है? आप जिंदा नहीं रह सकते, आप चीज़ें डिसइंटीग्रेट हो जाएंगी। तो इसको मेंटेन करने के लिए डिसइंटीग्रेशन ना आए, ये चीज़ें टूटे ना, रेंडमनेस आए नहीं, इसके लिए हमारा जो सिस्टम है एक्सटर्नल एनर्जी लेता है, एक्सटर्नल सिस्टम से एनर्जी लेता है, ठीक है, और कुछ मेटाबॉलिक प्रोसेस करता है जो होम्योस्टेसिस मेंटेन करता है। ठीक है, तो होम्योस्टेसिस मेंटेन करना क्यों ज़रूरी है? ताकि रेंडमनेस ना आए, हमारी चीज़ें डिसइंटीग्रेट ना हो जाएं। ठीक है, और इसके लिए हमारी बॉडी एक बाहर के सिस्टम से एनर्जी लेता है। ठीक है, तो एक बार ज़रा मैं फिर वापस जाऊंगा जो चैप्टर है उससे कनेक्ट करने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, मेटाबॉलिज्म ज़रूरी है होम्योस्टेसिस मेंटेन करने के लिए, और यही जो मेटाबॉलिज्म है जो होम्योस्टेसिस मेंटेन करता है, इन्हीं मेटाबॉलिक प्रोसेसेस को हम लोग लाइफ प्रोसेस कहते हैं। क्या कहते हैं? लाइफ प्रोसेस। चलिए, नाउ जस्ट ट्राई टू रिमाइंड वेयर डिड वी स्टार्ट। कहाँ से स्टार्ट किया था हमने? कि हम कुछ डिफाइनिंग फीचर्स पढ़ रहे थे, किसके? लिविंग ऑर्गेनिजम्स के, जो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को स्पेसिफिकली अलग करते हैं नॉन लिविंग से। ठीक है, डिफाइनिंग फीचर्स में पहला हमें रिप्रोडक्शन मिला था, ठीक है, सेल्फ कॉन्सिस्टेंस मिला था, ठीक है, मेटाबॉलिज्म जो कि होम्योस्टेसिस मेंटेन करता है, वरना हमारी बॉडी डिसइंटीग्रेट हो जाएगी, सब टूट के बिखर के ख़त्म हो जाएगा। पता चला कि कोरोना के बाद दोबारा क्लास हुआ तो कोई मिले ही नहीं। क्यों? इंट्रोपी बढ़ गई आप लोगों की, रेंडमनेस बढ़ गया है। खैर, सो जस्ट टू मेंटेन द यूजुअल सेल्फ, कि हमारा होम्योस्टेसिस मेंटेन रहे, हम कुछ मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ करते हैं जिसको हम लोग क्या कहते हैं? लाइफ प्रोसेस कहते हैं। ठीक है, तो हमारी जो बातें हैं कि जो बातें हमने शुरू की थी कि डिफाइनिंग फीचर्स, यहाँ पे आके सिर्फ ख़त्म नहीं होते। ठीक है, ये तीसरी बात थी, और इसी से रिलेटेड हमारा चैप्टर है लाइफ प्रोसेस। और कुछ बातें हैं जैसे कि एक जो बेसिक ट्रूथ है, यूनिवर्सल ट्रूथ, जो सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म के प्रॉपर्टी है, वो है सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन। नाउ व्हाट इज सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन? वी जस्ट समटाइम्स, आपने जूनियर क्लासेस में पढ़ा था कि सेल थ्योरी, इसका पहला स्टेटमेंट है कि एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म इज मेड अप ऑफ सेल। इस स्टेटमेंट को लाइटली हम लोग ले लेते हैं, बट पर्सनली आई बिलीव दिस इज वन ऑफ द मोस्ट वंडरफुल लाइन्स और स्टेटमेंट्स ऑफ बायोलॉजी। अब इसका सिग्निफिकेंस क्या है कि हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल से बना होता है। ठीक है, ये बात सुनने बड़ी आसान लगती है, अरे हाँ कि सेल से बना होता है, बट लाइक वी हैव डिस्कस्ड दिस अर्लियर टू, कि ये बात कहने में जितनी आसान है कि हर चीज़ सेल से बना हुआ है, वो अगर आप उसको समझने की कोशिश करें, जस्ट इफ़ यू वांट टू इमेजिन थिंग्स, सोचने की कोशिश करें, तो ये बहुत ही बड़ी बात है कि एक हर तरह का लिविंग ऑर्गेनिज्म, एक यूनिसेलुलर, एक मल्टी सेलुलर, एक बड़ा आदमी, छोटा आदमी, पेड़ पौधे, जो दिख रहा है वो, जो नहीं दिख रहा है वो, कंप्लीटली डिफरेंट स्ट्रक्चर, खाना खाने का तरीका अलग, एक्सक्रेशन का तरीका अलग, रेस्पिरेशन का तरीका अलग, बट स्टिल अब तोड़िएगा तो पता चलेगा कि अच्छा ईटा तो वही है, ब्रिक वही है, कौन सा? सेल, जो सबसे बेसिक यूनिट है। तो ये जो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है वो भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है, मतलब परम सत्य है कि दिस इज द यूनिवर्सल ट्रूथ, कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में ही सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होगा। ठीक है, चलिए, अगर इसमें आप कुछ चीज़ें आप ऐड करना चाहें कि डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज़ में, तो आप ऐड कर सकते हैं। यहाँ 4 बातें, मैंने 5 बातें लिखाई है। आई होप कि यू मस्ट हैव नोटेड इट डाउन अंटिल नाउ। ठीक है, अब आप एक हेडिंग डाल दीजिए लाइफ प्रोसेस का।
चलिए मैं इसको आई एम जस्ट क्लीनिंग इट, और फिर हम बात करेंगे ज़रा सा मेटाबॉलिज्म होम्योस्टेसिस की, क्योंकि मैंने आपको बोला कि आवर चैप्टर इज based on this part, the metabolic activities of a living organism that maintains homeostasis. तो ये बात आपको हमेशा याद रखनी चाहिए कि होम्योस्टेसिस क्या है, कि जो कांस्टेंट बॉडी का कंडीशन है, जैसे कि आपका टेम्परेचर कांस्टेंट रहे, जैसे कि आपका ऑस्मोटिक बैलेंस कांस्टेंट रहे, प्रेशर कांस्टेंट रहे, ये जो सारी चीज़ें रहे, जो कंडीशन है उसको हम लोग होम्योस्टेसिस कहते हैं, और जो मेंटेन करने का जो प्रोसेस है मेटाबॉलिक प्रोसेस कहते हैं, और कंप्लीटली इसको हम लोग सारी चीज़ को लाइफ प्रोसेस कहते हैं। ठीक है, जो हम पढ़ने वाले हैं अभी। चलिए, हमने क्या बोला, लाइफ प्रोसेस। ठीक है, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। जरा समझते हैं फिर इस बात को। मैंने क्या कहा कि आपके बॉडी का जो होम्योस्टेसिस है उसको मेंटेन करने के लिए मेटाबॉलिक एक्टिविटीज ज़रूरी हैं, जिसको हम लोग क्या कहेंगे, लाइफ प्रोसेस कहेंगे। ठीक है, अब कैसे ये काम करते हैं और कैसे एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं ये सारी चीज़ें, इस बात को समझते हैं। मैंने क्या बोला कि आपका एक्सटर्नली आप एक आइसोलेटेड सिस्टम नहीं हो सकते, आपका बॉडी आप हर कुछ से अलग हटकर नहीं रह सकते, पॉसिबल नहीं है, वरना ये डिग्रेडनेस की तरफ बढ़ेगा, रैंडमनेस की तरफ बढ़ेगा। ठीक है, तो अब ये रैंडमनेस ना आए, ये डिग्रेडनेस ना आए, इसके लिए क्या हमें एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से एनर्जी चाहिए। क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। ठीक है, तो एनर्जी हम एनर्जी की फॉर्म में नहीं है, ऐसा नहीं है कि आपने इफ्तार में 4 किलो एनर्जी खाई है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमने कुछ चीज़ें खाई हैं जिसमें एनर्जी छुपी हुई है, इस बारे में बात करते हैं। तो हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि हमारा बॉडी में होम्योस्टेसिस मेंटेन रहे, इसके लिए हमें बाहर से एनर्जी चाहिए। ठीक है, अब ये जो एनर्जी लेने का जो प्रोसेस हो सकता है, ये डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में डिफरेंस हो सकता है। आफ्टर ऑल अलग अलग ऑर्गेनिजम्स की कॉम्प्लेक्सिटी अलग है, स्ट्रक्चर अलग है, तो ऑब्वियसली वो डिफर करेगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। ठीक, मैंने क्या बोला कि एक पर्टिकुलर प्रोसेस होना चाहिए जो क्या करे, आपकी बॉडी को एनर्जी दे, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को एनर्जी दे। और ये जो पर्टिकुलर प्रोसेस है जिससे हम डिफरेंट फॉर्म में एनर्जीज लेते हैं, अभी उसके डिटेल्स में हम नहीं जा रहे हैं। बेसिक चीज़ है कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जब एनर्जी लेता है किसी भी फॉर्म में, उसको हम लोग बोलते हैं न्यूट्रिशन। क्या कहते हैं उसको हम लोग, न्यूट्रिशन। ठीक है, अब मैं इसको साफ कर रहा हूँ। एक लिविंग ऑर्गेनिज्म किसी भी फॉर्म में जब एनर्जी लेता है उसको हम क्या कहते हैं, न्यूट्रिशन कहते हैं। ठीक है, आप क्लियर है यहाँ तक। अलग अलग ऑर्गेनिज्म में ये न्यूट्रिशन का जो एनर्जी लेने इनटेक करने का जो प्रोसेस है वो डिफरेंट हो सकता है। ठीक है, ऑब्वियसली क्यों, क्योंकि अलग अलग ऑर्गेनिज्म का जो ऑर्गेनाइजेशन है इट डिफर्स, दैट्स व्हाई द डिफरेंस ऑफ मोड ऑफ इनटेक ऑफ एनर्जी कुड डिफर इन ऑर्गेनिजम्स। ठीक, लेकिन एक बेसिक चीज़ जो हर ऑर्गेनिज्म पे लागू होती है वो ये है कि हर एक ऑर्गेनिज्म एनर्जी लेने के लिए ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का इस्तेमाल करता है। ठीक, हर एक और ऑलमोस्ट हर एक ऑर्गेनिज्म एनर्जी किस फॉर्म में लेता है, एनर्जी जो लेता है वो किससे लेता है, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से लेता है। किससे लेता है, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से लेता है। ठीक, मतलब ऐसे मॉलिक्यूल जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड हो, उससे लेता है। अब सवाल ये है, एक पहला सवाल तो यहाँ पे आना चाहिए, ऐसा क्यों है कि हर लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में एनर्जी लेता है। आफ्टर ऑल एनर्जी क्या है, एनर्जी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में जो बॉन्ड्स बने होते हैं उसमें एनर्जी छुपी रहती है, वो बॉन्ड टूटते हैं, एनर्जी रिलीज होती है, फिर आप वो एनर्जी लेते हैं। इतना ही ये कॉन्सेप्ट है, इससे ज़्यादा केमिस्ट्री मुझे भी नहीं आती, आपको आती हो आप देख लीजिए कि क्या है वो, कि ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के जो बॉन्ड्स होते हैं उसमें एनर्जी स्टोर होती है, बॉन्ड्स टूटते हैं, एनर्जी रिलीज होती है, आप यूज़ करते हैं उसको। ठीक है,
हम किस में बात, सवाल क्या था हमारा कि क्यों ऐसा है, ये सवाल आना चाहिए आपके जहन में, ये क्यों ऐसा है कि एनर्जी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में ही हम लेते हैं, कि ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि हम इनऑर्गेनिक चीज़ें लें एनर्जी के लिए, और बाकी अपने ग्रोथ के लिए और बाकी डिफरेंट लाइफ एक्टिविटीज़ को पूरा करने के लिए हम ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स ही क्यों लेते हैं। ठीक है, इस सवाल का जवाब ये है कि जब आप अपने बॉडी के कंस्टिट्यूएंट्स को देखिएगा, आप बायोमोलिक्यूल्स जो हैं, प्रोटीन है, डीएनए है, क्रोमोसोम है, ये इन सारी चीज़ों के जो बेसिक कंपोनेंट्स हैं वो कार्बन और हाइड्रोजन है। क्या है? कार्बन और हाइड्रोजन मेनली, ऐसा नहीं बाकी भी हैं, मेनली कार्बन और हाइड्रोजन है। तो वो उनमें जो वियर एंड टियर आता है वो दोबारा बनते हैं। ठीक है, तो उनके लिए आपको क्या चाहिए? ऑब्वियसली कार्बन और हाइड्रोजन चाहिए, वो टूट रहा है तो आपको उसको बनाने के लिए फिर कार्बन और हाइड्रोजन ही चाहिए। दैट्स वाई वी टेक food in the form of organic molecules, so that our requirement of remaking and repairing organic molecules of our body that are called biomolecules can be performed। ठीक है, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की इसलिए ज़रूरी है फूड के फॉर्म में लेने के लिए, ताकि हमारे बॉडी में जो बायोमोलिक्यूल्स हैं उनको हम रिपेयर और रीमेक किसके ज़रिए कर सकें? ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के उनके कंपोनेंट होते हैं वो उससे बन सकें, इसलिए ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन के बॉन्ड्स होते हैं। ठीक है, अब कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो इन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल एनर्जी के लिए कुछ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का, चूँकि अभी न्यूट्रिशन पढ़े एनर्जी के बारे में बात कर रहे हैं, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन खुद से कर लेते हैं सनलाइट की हेल्प से। ठीक है, और कुछ इनऑर्गेनिक चीज़ों की हेल्प से, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है और वाटर है। ठीक है, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो ऑर्गेनिक फूड के लिए ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन खुद से कर लें, उनको हम कहते हैं ऑटोट्रॉफ। और ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो अपने फूड का फॉर्मेशन, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन खुद से ना कर सकें और ऑटोट्रॉफ पे डिपेंड रहें, उसको हम कहेंगे हीटरोट्रॉफ। ठीक है, ये कई बार क्लास में ऐसा हुआ है कि आपने यूजुअली आप याद रखते हैं कि ऐसा ऑर्गेनिज्म जो खाना खुद से बना सके उसको ऑटोट्रॉफ, जो खुद से नहीं बना सके हीटरोट्रॉफ। तो घर में मम्मी हो गई ऑटोट्रॉफ, पापा हो गए हीटरोट्रॉफ। ऐसा बिल्कुल नहीं है, मतलब रमजान के दिन में पापा भी ऑटोट्रॉफ हो जाते हैं कि खाना खुद से बना रहे हैं, ऐसा नहीं है बिल्कुल। ऐसा ऑर्गेनिज्म जो खुद ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बना सके खुद से, उसको हम लोग ऑटोट्रॉफ कहते हैं। जो नहीं बना सके उसको हम, जो नहीं बना सके और अपने ऑब्वियसली एनर्जी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से आएगी, ये नहीं बना पा रहा है तो क्या करेगा? डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली किस पे डिपेंड रहेगा? ऑटोट्रॉफ पे डिपेंड रहेगा, तो उसको हम कहेंगे हीटरोट्रॉफ। ठीक है, एनर्जी मिल गई आपको। अब मैंने क्या कहा कि ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में एनर्जी छुपी हुई रहती है बॉन्ड्स के फॉर्म में। किसके फॉर्म में? बॉन्ड्स के फॉर्म में। अब कितना आसान होता कि हम सीधा एनर्जी ही खा लेते। ठीक है, सिर्फ एनर्जी खा लेते, फिर इतना रेस्टोरेंट भी नहीं होते जो आप जगह जगह जाके खाते रहते हैं। अब क्योंकि बस हर दुकान पे एनर्जी मिलता, खाते बस हो जाता है, रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है। लेकिन नहीं, हम क्या लेते हैं? ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स लेते हैं फूड के फॉर्म में, चावल रोटी जो भी आप खाते हैं, दाल। तो ये एक सवाल पे मैं और जाऊँगा कि बल्कि मैं इस सवाल पे आज नहीं जाऊँगा, नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे। आप तब तक सोचिए कि जब हम अपने जूनियर क्लास में पढ़ा होगा कि एनर्जी के लिए हम कौन से क्या यूज़ करते हैं? कार्बोहाइड्रेट। ठीक, हालांकि फैट में भी एनर्जी होती है और प्रोटीन में भी एनर्जी होती है। ठीक है, तो चूंकि प्रोटीन का बेसिक काम क्या है? बॉडी बिल्डिंग या ग्रोथ का काम है, इसलिए हमने क्या किया कि प्रोटीन को हम एनर्जी फॉर्म के लिए इस्तेमाल करते नहीं हैं। बहुत ही रेयर केसेस में जब आपके पास कार्बोहाइड्रेट और फैट नहीं होता, तब प्रोटीन का ब्रेकडाउन होता है, तब एनर्जी निकलती है, तब वो एनर्जी आपको मिलती है। बट अब दुआ कीजिए कि वो नौबत ना आए कि आपको प्रोटीन से एनर्जी लेना पड़े, बिकॉज तब आपका बॉडी बिल्कुल डिग्रेड होने लगता है और फिर यू जस्ट बिकम वीक एंड आफ्टर ए सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम यू जस्ट डाई। तो आई होप, मैं दुआ करूँगा कि लॉकडाउन के पीरियड में किसी को अपने प्रोटीन्स का इस्तेमाल ना करना पड़े, सबको कार्बोहाइड्रेट, बल्कि मैं चाहूँगा कि फैट का इस्तेमाल करके हो जाए, सबकी चर्बियाँ घट जाएंगी। ठीक है, तो किसके बारे में बात कर रहे हैं कि सवाल है कि वाई इज इट सो दैट
लिविंग ऑर्गेनिजम्स यूज कार्बोहाइड्रेट एज देयर मेन सोर्स ऑफ एनर्जी। इन स्पाइट ऑफ दैट कि अगर 1 ग्राम आप कार्बोहाइड्रेट खाएंगे तो आपको 4 कैलोरी एनर्जी मिलेगी, ठीक है, और 1 ग्राम आप फैट खाइएगा तो आपको 9 कैलोरी एनर्जी मिलेगी। दिस बिग डिफरेंस, मोर देन डबल, ठीक है। मोर देन डबल के बाद इसके बावजूद क्या होता है कि ऑर्गेनिजम्स यूज कार्बोहाइड्रेट एज देयर मेन सोर्स ऑफ एनर्जी बट नॉट फैट। व्हाट इज द रीजन? तो अगले क्लास में अब मैं चाहूँगा कि आप एक अच्छी सी कॉपी में लिखें और आपके जो ग्रुप है आप उसमें फ़ोटो खींच कर आप डाल दें, ठीक है, कि आप क्यों ऐसा है कि कार्बोहाइड्रेट का जो कैलोरीफिक वैल्यू है कम रहने के बावजूद, फैट का ज़्यादा रहने के बावजूद हम एनिमल्स क्या यूज़ करते हैं एनर्जी का सोर्स कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में, ठीक। ये बात कहाँ से आई थी? ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं, ऑटोट्रॉप और हीटरोट्रॉप होता है, ठीक। हाँ, हम ये बात कर रहे थे कि अब ये जो कार्बोहाइड्रेट है, इस कार्बन और हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है, इसमें क्या होता है कि जो बॉन्ड्स होते हैं, क्या होते हैं? बॉन्ड्स होते हैं जो एनर्जी को छुपाए रखते हैं, ठीक। बॉन्ड्स टूटते हैं, एनर्जी रिलीज होती है, फिर एनर्जी काम आती है, ठीक। आपको क्या लगता है कि बॉन्ड तोड़ने के लिए क्या चाहिए? आप हथौड़ा लेके बैठिएगा कि आपका लाइक हैमर लेके कि अपने बॉडी में पीट रहे हैं और बॉन्ड तोड़ रहे हैं, एनर्जी निकल रही है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक पर्टिकुलर तरह का जो गैस का इस्तेमाल करते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जो इट्स वेरी मच लाइक कम्बशन, मतलब आप जलाते हैं और एनर्जी, जैसे फ्यूल आप जलाएं, ठीक है, फ्यूल आप जलाइएगा, बर्न कीजिएगा तो उससे एनर्जी निकलेगी हीट और लाइट के फॉर्म में। इसी तरह आप कार्बोहाइड्रेट को जलाइएगा तो उससे बॉन्ड टूटेंगे और एनर्जी निकलेगी। तो इस कार्बोहाइड्रेट को बर्न करने के लिए, ताकि इससे एनर्जी निकल सके, पर्टिकुलर गैसेस का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, और उस गैस को हम लोग बोलते हैं ऑक्सीजन, ठीक। हम इस बारे में क्या बात कर रहे थे कि आपके ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में छुपे होते हैं, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में छुपे होते हैं, मतलब द एनर्जी इज inside organic molecules in the form of bonds। उसको पॉज कर सकते हैं? नहीं। वेल, ठीक है, तो इस एनर्जी को इन बॉन्ड्स को तोड़ने के लिए क्या करते हैं? एक कंबस्टिबल गैस है जिसका हम नाम कहते हैं ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन का इस्तेमाल किया जाता है और बॉन्ड्स टूटते हैं और उससे एनर्जी रिलीज होती है, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं रेस्पिरेशन। अब सवाल ये है कि ऑक्सीजन ही क्यों, CO2 क्यों नहीं? क्योंकि ऑक्सीजन बॉन्ड्स को तोड़ने में ज़्यादा मदद करता है, ज़्यादा अच्छे से बॉन्ड्स को तोड़ता है, जिससे एनर्जी रिलीज ज़्यादा होती है, ठीक है। और CO2 भी कर सकता है, CO2 भी कर सकता है, बट इससे एनर्जी रिलीज कम होती है। तो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम एवोल्यूशन में हुआ क्या है कि जितने लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं मोस्टली उन्होंने क्या तरीका अपनाया है कि वो ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं रेस्पिरेशन के लिए। मतलब आप उनको कार्बन डाइऑक्साइड लेके बोलेगा सांस लो और एनर्जी निकालो, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि उन्होंने आपको ऐसे चेंज कर लिया अपने आप को कि वो ऑक्सीजन में ही सर्वाइव कर सकते हैं। बट यही सारे ऐसा करते हैं? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कुछ ऐसे भी हैं, बहुत ही कम नंबर्स में ऐसे हैं, कुछ बैक्टीरिया खास करके, कि वो ऑक्सीजन के एब्सेंस में भी कर लेते हैं, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड की मदद से भी रेस्पिरेशन कर लेते हैं, जिसको हम लोग एनारोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। तो इसमें हम बाद में जाएंगे। हम किस पे बात कर रहे थे? खाना खा लिया आपने, न्यूट्रिशन हो गया, एनर्जी आपको रिलीज करानी है ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से, ऑक्सीजन की हेल्प से आपने इसको बर्न कराया, इस प्रोसेस को हम रेस्पिरेशन कहते हैं। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? रेस्पिरेशन, ठीक। लेकिन अब क्या है कि इन प्रोसेसेस के दौरान जब बॉन्ड्स टूट रहे हैं तो बहुत सारे वेस्टेज भी क्रिएट होते हैं, वेस्ट भी क्रिएट होते हैं, जैसे कि एक CO2 बन जाता है। आप रेस्पिरेशन कीजिएगा तो एक प्रोडक्ट CO2 बन जाएगा जो आपकी बॉडी के लिए हार्मफुल है, एंड दैट शुड बी एलिमिनेटेड फ्रॉम द बॉडी, ठीक है। तो इस तरह से जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती हैं, तो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती हैं, उनसे कुछ वेस्टेज प्रोड्यूस होते हैं जो आपके बॉडी से बाहर निकलना ज़रूरी है, एंड दैट इज़ कॉल्ड, ये जो बाहर निकलना है इसको हम लोग कहते हैं एक्सक्रीशन। अब देखिए सारी चीज़ें कनेक्टेड हैं दूसरे, सारे लाइफ प्रोसेस हैं, सब कनेक्टेड हैं, ठीक। चलिए,
हमने क्या क्या समझा अभी? न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन और एक्सक्रीशन। ठीक, अब ज़रा सा हम ये समझते हैं कि ये बात आप जानते हैं कि मोस्टली एनिमल्स आर मल्टी सेल्यूलर। ह्यूमंस की बात करें तो हमारा बॉडी लगभग अप्रोक्सीमेटली 38 ट्रिलियन सेल से बना होता है। दैट इज अ वेरी 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 बिग नंबर। अप्रोक्सीमेटली 38 ट्रिलियन सेल से बना होता है। ठीक, लेकिन बट एवरी सेल, ईच एंड एवरी सेल नीड्स फूड एंड ईच एंड एवरी सेल परफॉर्म्स एवरी लाइफ प्रोसेस। ठीक है, उसको न्यूट्रिशन भी चाहिए, रेस्पिरेशन भी होगा, एक्सक्रीशन मतलब बाहर भी निकाले। ठीक, तो आपने 9th क्लास में पढ़ा था कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स सेलुलर फॉर्म में नहीं होते हैं, ऑर्गन सिस्टम तक डेवलप करते हैं। सेल, टिश्यू, ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम, मतलब कि हर एक काम को करने के लिए स्पेसिफिक ऑर्गन होते हैं। ठीक, जैसे कि आपका न्यूट्रिशन के लिए अलग ऑर्गन होगा, रेस्पिरेशन के अलग ऑर्गन होगा, और एक्सक्रीशन के अलग ऑर्गन होगा, और ऑर्गन सिस्टम का बिल्कुल डिफरेंट होगा। तो चूँकि कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती है, काम बढ़ता है, तो बहुत ज़रूरी हो जाता है कि सारी चीज़ें अलग अलग रहें। ठीक, अब तो अगली बात हम ये करेंगे कि जब हमने बात की किसकी, ऑक्सीजन, रेस्पिरेशन की, न्यूट्रिशन की, एक्सक्रीशन की, मल्टी सेलुलर है, कॉम्प्लेक्स है, तो इट मीन्स दे हैव डिफरेंट ऑर्गन्स टू परफॉर्म दीज फंक्शंस। ओके, हमारे बॉडी के एक पार्ट में रेस्पिरेशन हो रहा है, एक पार्ट में एक्सक्रीशन हो रहा है, एक पार्ट में न्यूट्रिशन हो रहा है। ठीक है, लेकिन जैसे कि आपका ऑक्सीजन है, तो बॉडी के हर पार्ट को ज़रूरत है। आपका टो का सेल है, उसको भी, आपका हेड का सेल है, स्किन है, उसमें भी आपको ज़रूरी है कि आप ऑक्सीजन मिले। तो यहाँ पर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और एक सिस्टम काम करता है जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन क्या करता है, सारी चीज़ों को कनेक्ट करता है। क्योंकि जैसे कि हम अभी जान रहे हैं कि हर कुछ स्पेसिफिक है, हर एक फंक्शन एक स्पेसिफिक ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम के जरिए किया जा रहा है। तो चीज़ों को कैरी करना बहुत ज़रूरी हो जाता है, एक जगह से दूसरी जगह, एक जगह से दूसरी जगह। ठीक है, दैट्स वाई हियर ए फंक्शन कम्स टू वर्क, दैट इज कॉल्ड ट्रांसपोर्टेशन। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है इस नज़रिए से कि ये सारी चीज़ों को कैरी कर रहा है एक जगह से लेकर दूसरी जगह तक। ठीक है, ये सारी बातें हमने की कि एक दूसरे से कैसे सारे लाइफ प्रोसेसेस जुड़े हुए हैं और कैसे एक साथ मिलकर फंक्शन करते हैं। इन सारे लाइफ प्रोसेसेस को कोऑर्डिनेट करने के लिए एक पार्टिकुलर सिस्टम काम करता है, जिसको हम लोग कहते हैं नर्वस सिस्टम। जो हमारे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन को कंट्रोल रेगुलेट करता है। ठीक है, इस बारे में हम लोग नेक्स्ट एक हमारा डिफरेंट ही चैप्टर है, इस बारे में पढ़ेंगे। इस चैप्टर में हमारा जरूरी हो जाएगा पढ़ना न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, ट्रांसपोर्टेशन, ये सारी चीज़ें, और हम स्पेसिफिकली प्लांट्स और एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, कुछ आप एनसीईआरटी पढ़ना शुरू कीजिए, एनसीईआरटी के जो सवाल हैं उसको देखना शुरू कीजिए, और इसमें आपको अगर प्रॉब्लम आ रही है एनसीईआरटी पढ़ने की तरह सवाल के और क्वेश्चन कुछ अराइज हो रहे हैं, तो यू कैन आस्क द क्वेश्चन इन योर ग्रुप, आई विल बी वेरी हैप्पी टू आंसर दैट। ओके, तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।